वन मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10 का NCERT का जो क्लास 10 का ज्योग्राफी आता है उसका चैप्टर 1। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम दो, चाहे आप कोई भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की संभावनाएं होती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना टाइम गवाए। और इसको मैं 2 या 3 पार्ट में लाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आपको भी सहूलियत होगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, आप आसानी से टाइम निकाल कर इसको देख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या होता है गाइस? संसाधन। ठीक है, रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। और डेवलपमेंट मतलब क्या होता है आपको पता है गाइस? डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये 2 कंसेप्ट आप समझ गए। तो यहाँ पर बता रहा है कि हम संसाधन का यूज़ कर पहला तो बात है कि हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ये पहला कंसेप्ट कहता है NCERT कि आप संसाधन का इस्तेमाल करके विकास कैसे करोगे। और दूसरा कंसेप्ट कहता है कि संसाधन का आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे ताकि संसाधन का मिसयूज भी ना हो और डेवलपमेंट हो जाए। तो इन दोनों कंसेप्ट को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी नहीं कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इसे चैनल को और आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। चलिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। यहाँ पर क्या रहा है गाइस? रिसोर्स का डिफिनेशन और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कह रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में आप जो भी चीज़ देखते हो जो हमारे कहीं ना कहीं ज़रूरत को पूरा करता है, सेटिस्फैक्शन देता है कि हमारे ज़रूरत को वो पूरा कर देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा गाइस कि वो कम से कम टेक्नोलॉजिकली यानी कि तकनीकी रूप से वो एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि उपलब्ध होना चाहिए। इकोनॉमिकली रूप से क्या होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। अब ऐसा नहीं कि 50 करोड़ का वो रिसोर्स हो जो आप अफोर्ड ही ना कर पाओ। और कल्चरली क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। और ये काफ़ी अच्छा डिफिनेशन है। आप एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन लिखोगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू NCERT को फॉलो करना, देन आफ्टर इसको नंबर आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम दे रहा है, इस डायग्राम को गौर से देखिए। कह रहा है कि देखो आप किस प्रकार से मतलब ना ये जो ह्यूमन बींग होते हैं उसका किस प्रकार से रिलेशन होता है किससे? रिसोर्स से। अब देखो समझिए, यहाँ पर ह्यूमन होता है वो क्या करता है? तकनीक का इस्तेमाल करके नेचर से किसी प्रकार के रिसोर्स को निकालता है और उसको इंस्टीट्यूशन में क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। तब जाकर उसको हम क्या करते हैं? यूज़ करने का काम करते हैं, इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए गाइज, ह्यूमन क्या करेगा? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और नेचर से, फिजिकल इन्वायरमेंट से रिसोर्स को निकालेगा और इंस्टीट्यूशन में जाकर उसको प्यूरीफाई करेगा, देन आफ्टर उसको इस्तेमाल करने का काम करता है। ये समझ गए आप? चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं इसको आगे। अब यहाँ पर एक समझा रहा है गाइस, इसको आप देखने से पहले यहाँ पर एक टर्म देखिए तो आप अच्छे से समझिएगा। इस डायग्राम को देखिए और मैं कहूँगा इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट में क्वेश्चन दिखते हैं और काफ़ी मज़ेदार है। सबसे पहले बता रहा रिसोर्स। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो रिसोर्स अगर आप देखोगे तो रिसोर्स आपको मिलेंगे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक मिनट गाइस, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, तो आप रिसोर्स देखो गाइस, तो रिसोर्स कितने प्रकार के हैं? रिसोर्स को देखो, रिसोर्स 2 प्रकार के हैं। एक होता है कौन सा रिसोर्स? नेचुरल। एक होता है ह्यूमन। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक बात बता दूँ, अगर कोई CBSE बोर्ड का तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो कुछ चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, तो आपको उतना ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, बायोलॉजिकल से भी बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब अब उतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे आपसे नेचुरल वेजिटेशन से थोड़े मोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ से, बाकी उतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं। तो आइए समझते हैं इस टर्म को। नेचुरल रिसोर्स होता है वैसे रिसोर्स जो प्राकृतिक रूप से नेचर से हमें मिलते हैं, और ह्यूमन होता है जो ह्यूमन उसको डेवलप करता है। ओके, नेचुरल को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल किसे कहते हैं? जिसको आप आसानी से रिन्यू कर सकते हो, मतलब उसको दोबारा तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल में सनलाइट। अगर मान लीजिए कि आज आपने सनलाइट का इस्तेमाल किया तो क्या कल इस्तेमाल नहीं करोगे? आप पर डे सनलाइट का इस्तेमाल करोगे। तो सनलाइट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? इसको रिन्यू होने में क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर नॉन रिन्यूएबल का दूँ तो कोल,
ओके, नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल देखोगे तो कोल है ना, कोयला, पेट्रोल। ओके, अगर आप इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आज आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन क्या होगा कि कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर रिन्यू होने में इसको करोड़ों साल, लाखों साल, हजारों साल ऐसे लग सकते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिन्यू दोनों होते हैं बट समय का अंतर है। अब आइए कंटिन्यूअस फ्लो, यानी कि ऐसा रिसोर्स जो कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है, हमेशा रिन्यू होते रहता है। एग्जाम्पल में दे रहा है विंड। अब विंड क्या है गाइज, हमेशा आपको अवेलेबल मिलता है एनवायरनमेंट में। और एक एग्जांपल दे रहा है किसका, वाटर का। ठीक है गाइज, ये आपको हमेशा उपलब्ध होते रहता है। बट यहाँ पर मैं एक फैक्ट बता दूं, और इस फैक्ट को आप दिमाग में रखिएगा। इन फ्यूचर में अगर सिविल सर्विस का तैयारी कीजिएगा तो मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि वाटर जो है ना गाइज, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कहाँ तब्दील होते जा रहा है, वो होते जा रहा है तब्दील किसमें, नॉन रिन्यूएबल में। धीरे धीरे सॉयल, वाटर, ये सब अब तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अब इनकी जो जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत तेज़ी गति से, तो वाटर कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म पड़े। अगर आप प्योर वाटर को देखोगे तब, जैसे आप सिर्फ वाटर देखोगे तो समुद्र में तो वाटर कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, बट वो क्या, सॉल्टी वाटर। लेकिन पीने का पानी जो होता है, प्योर वाटर होता है, वो समाप्ति पर है। जैसे आप नीति आयोग का अगर बहुत सारे रिपोर्ट को अगर आप पढ़ोगे तो नीति आयोग क्या कहती है कि वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा समाप्ति पर, और कहते हैं 2030 तक ऐसे बहुत सारे स्टेट रहेंगे जहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। ये किसने कहा है, नीति आयोग ने कहा है, जो ये गवर्नमेंट की क्या है, एक थिंक टैंक एजेंसी है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, मैंने बता दिया, आप फिर इस पर विचार करिएगा। अब ये एक रिसोर्स होता है बायोलॉजिकल, यानी कि जो जीवों से मिलते हैं, या तो नेचुरल वेजिटेशन से मिलेंगे जैसे फॉरेस्ट हो गए, या वो वाइल्ड लाइफ से मिलेंगे जैसे एनिमल हो गए, है ना गाइस। तो आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप इससे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब ये नॉन रिन्यूएबल भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रिसाइकलेबल, यानी कि जिसको आप आराम से रिसाइकल कर सकते हो, जैसे क्या होता है मेटल। एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ गोल्ड। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड को अगर आप यूज़ करते हो बाय चांस, मान लीजिए, तो आप कहीं देखते हो ना कि सुनार को जाकर आप गोल्ड बेच देते हो, गला का हार बेचते हो, तो उसको दूसरे शेप में बदल दिया जाता है ना। तो वो क्या है, मेटल था, आप उसको रिसाइकल कर दिए। अब कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है, नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, मतलब उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल, है ना। जैसे आप मान लीजिए गाइज, आप बाइक चला रहे हो और आपने पेट्रोल का इस्तेमाल कर दिया, अब दोबारा पेट्रोल का इस्तेमाल बाइक में कर सकते हो उसी पेट्रोल को, नहीं, वो तो पेट्रोल जलकर ख़त्म हो गया, तो वो क्या हो गया, नॉन रिसाइकलेबल हो गया। अब मुझे उम्मीद है आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गए, और इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा ताकि आप कभी भी फ्यूचर में आपको रिवीजन करना हो तो आसानी से कर सकते हो। एक आता है ह्यूमन में, देखिए स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे रिसोर्स को डेवलप करते हैं। एक होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में। देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है गाइस किसी प्रकार का क्या करना, मतलब क्वालिटी, गुणवत्ता, और क्वांटिटी का मतलब होता है गाइस कि उसकी गिनना, मतलब कितने हैं। तो इस प्रकार के रिसोर्स देख लीजिए। क्वालिटी मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप 6 समझा देता हूँ फिर से, देखिए वो पेन छूट गया था। क्वालिटी मतलब होता है क्या, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसकी क्या होती है, अपनी गुणवत्ता हो, है ना। ओके, और क्वांटिटी मतलब क्या होता है, रिसोर्स कितने हैं, मतलब गिनती से। समझ गए गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट आपके बोर्ड के एग्जाम से हट गया है, बट मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ, बस देख लो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही मैंने कंसेप्ट अभी आपको समझाया था नीचे, यहाँ पर ये मैंने बताया था कि ह्यूमन का क्या होता है, तीनों से एक कनेक्शन अच्छा होता है, रिलेशन होता है। कैसा, वो फिजिकल नेचर से किसी भी रिसोर्स को निकालती है, किसके यूज कर सके, टेक्नोलॉजी को यूज करके, तकनीक का इस्तेमाल करके। देन आफ्टर इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करने का काम करती है, वही यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है, दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। अब देखिए, अब रिसोर्स को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये कंसेप्ट आपके सीबीएसई बोर्ड से हट गया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। जो एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम का तैयारी करो, जो स्टूडेंट या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बोर्ड के बच्चे होंगे वो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है वैसे रिसोर्स जो क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, ओके, जिनमें जान होती है। जैसे बायोटिक का एग्जांपल हो जाएगा फॉरेस्ट, बायोटिक का एग्जांपल हो जाएगा एनिमल्स। ये प्रकार रिसोर्स जो है किस प्रकार के हैं, बायोटिक। अबायोटिक में क्या हो जाएगा, जिनके पास जान नहीं होती है, जैसे वाटर, है ना, इसमें किसी प्रकार की जान नहीं है।
अब ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल मैंने ऊपर में पढ़ा दिया था अभी जस्ट नीचे में। रिन्यूएबल क्या होता है, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब ये ऑनरशिप के बेसिस पर देखिए कितने प्रकार के रिसोर्स हैं। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्तर पे किसी के पास रिसोर्स है तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा। कम्युनिटी यानी कि पूरे समुदाय के पास है। और नेशनल यानी कि राष्ट्र के अंदर। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मान लीजिए कि ये अपना प्यारा भारत है तो भारत के अंदर जो भी रिसोर्स है वो क्या कहलाएगा, नेशनल। और इंटरनेशनल वैसे रिसोर्स होंगे जो आपके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, मान लीजिए ग्लोब है तो पूरे स्तर पर जो रिसोर्स है वो कहलाएंगे इंटरनेशनल। अब आ रहा है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो पोटेंशियल हो जाएगा यानी कि पोटेंशियल क्षमता, कितनी क्षमता है। मान लीजिए कोई भी एक एरिया है तो उसमें क्षमता कितनी है रिसोर्स की पैदा करने की, ये हो गई। डेवलप्ड स्टॉक यानी कि उसके पास स्टॉक कितना है, क्षमता कितना है स्टॉक रखने का, या स्टॉक कितना है उसके पास अवेलेबल। रिजर्व्स यानी कि भंडार, समझ गए। तो ये कंसेप्ट आप समझ लो। जैसे एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ रिजर्व का, राजस्थान का खेतरी है ना, राजस्थान के खेतरी में देखोगे तो कॉपर मिलेगा आपको। ओके, तो ये क्या है, रिजर्व है वहाँ पर कॉपर का खेतरी में, ठीक है। तो यही बता रहा है कि कितना ज़्यादा भंडार है। आइए नीचे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इस टर्म को देखिए। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि रिसोर्सेज जो होता है वो इंसान के सर्वाइवल के लिए यानी कि जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे आप जो कपड़ा पहनते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो ये क्या एक प्रकार का रिसोर्स है। आपके लाइफ की गुणवत्ता को सुधार रहा है, आपके लाइफ को स्टैंडर्ड और अच्छा बना रहा है। ओके, सॉरी। इट वॉज बिलीव्ड डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि हम लोग ये बिलीव करते हैं कि जो रिसोर्सेज होता है जस्ट अ मिनट गाइज, हम लोग ये बिलीव करते हैं, इट वॉज बिलीव्ड डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि हम ये बिलीव करते हैं कि जो नेचर ने वो हमें फ्री में गिफ्ट किया है, क्या रिसोर्स है ना। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और इसी कारण से जो ह्यूमन होते हैं रिसोर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है उसको मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल कर लिया, कोई इंसान रिसोर्स का कम इस्तेमाल किया, हम बहुत ज़्यादा भेदभाव तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे बहुत सारे चुनौतियाँ सामने देखने को मिलते हैं। वो चुनौती आप इसको देखो, क्या चुनौती हो सकते हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। इससे क्या होता है कि कुछ ही लोगों के हाथों में क्या होता है, लालच का रिसोर्स रह जाते हैं, कुछ लोगों के पास रिसोर्स नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को बहुत ज़्यादा मिसयूज कर देते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स। एक होता है कौन सा, रिच, एक होता है पुअर। यानी कि कह रहा है कि इसी प्रकार से क्या होता है कि कुछ ही हाथों में रिसोर्स रह जाता है और इससे क्या होता है, समाज दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक अमीर और एक गरीब के हाथों में। अब आगे देखिए। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। कह रहा है कि इसी तरह से क्या होता है कि रिसोर्स का मिसयूज होता है तो इससे इन्वायरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर देखने को मिलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा माइनिंग करोगे, खनन करोगे तो क्या होगा, सॉइल डिग्रेडेट हो जाएगा, यानी कि सॉइल की क्षमता खत्म हो जाएगी, पोटेंशियल खत्म हो जाएगी, उसके अंदर फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, सॉइल डिग्रेड कर जाएगा, वहाँ से कटाव हो जाएगा सॉइल का। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, ओजोन लेयर को दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा फ्रिज का इस्तेमाल करोगे उसमें से CFC गैस निकलेगा तो ओजोन डिप्लेशन होगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझा रहा है। ओके, एक्टिविटी आपको करनी नहीं है, अगर करना हो तो आप देख लेना प्लीज़, बट उतना ज़रूरत है नहीं। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. कह रहा कि इसी तरह से अगर किसी के हाथों में रिसोर्स डिप्लेट होते रह गया, रिसोर्स का मिसयूज़ होता रह गया, तो फ्यूचर में हो सकता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा डेंजर स्थिति में आ जाए, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल सकता है। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence in a is a component of sustainable development. यानी कि कह रहा है कि रिसोर्स का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि उसके फ्यूचर में भी जनरेशन को इस्तेमाल करना पड़े, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और रिसोर्स का इस्तेमाल अभी भी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी बच जाए। यहाँ पर एक कंसेप्ट आ रहा है जो उसको समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको कहते हैं गाइज क्या, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप इसको नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि कह रहा है कि हम डेवलपमेंट इस प्रकार करें ताकि इस वर्तमान के समय में भी रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम विकास कर लें और फ्यूचर के जनरेशन को, जो फ्यूचर वाले जनरेशन आएंगे, उनको भी किसी प्रकार की रिसोर्स की कमी देखने को ना मिले। यानी कि अगर आप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो एग्जाम्पल, तो वाटर का आप इस प्रकार इस्तेमाल करो ताकि अभी भी आप वाटर का इस्तेमाल करो और फ्यूचर जनरेशन जो रहेगा उसको भी इसका इस्तेमाल आसानी से मिल जाए। यही चीज़ यहाँ पर समझा रहा है। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। आगे आइए, एक टर्म आता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। कह रहा है इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। कह रहा है कि 1992 में जून का महीना था, 100 से भी ज़्यादा देशों ने क्या किया, रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में मीटिंग की थी और इस मीटिंग को नाम दिया गया था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहला पृथ्वी सम्मेलन था। द समिट वाज convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एड्रेस किया था कि जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको किस प्रकार से देखा जाए ताकि रिसोर्स का जो भी मिसयूज हो रहा है, डेवलपमेंट गलत तरीके से हो रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंट पर गलत असर पड़ रहा है, उसी के चलते यहाँ पर ये मीटिंग किया गया था और इसे ही कहा जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। अब कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी लीडर थे उन्होंने साइन किया, हस्ताक्षर किया, किस चीज़ को लेकर कि 21st सेंचुरी जो आएगा, यानी कि जो 2000 से 2099 का समय रहेगा, इसे कहते हैं 21st सेंचुरी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे बट रिसोर्स का ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करेंगे और ऐसा विकास करेंगे जो सतत विकास कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। इसी को कहते हैं एजेंडा 21। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, in the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation, the common interest, mutual needs and shared responsibilities। कह रहा है कि यही ब्राज़ील में यहाँ पर हमने एजेंडा 21 को अपनाया था। बेसिकली ये मीटिंग किसने कराया था, यूएन ने कराया था, यूनाइटेड नेशन एक संस्था है, आपको पता है। तो इसी मीटिंग को कराया, यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लीडर्स ने इस बात को माना कि हाँ हमें क्या करना है कि अब फ्यूचर जनरेशन को देख कर ही विकास करना है। इसी के लिए यहाँ पर एक एजेंडा अपना लिया गया, इसी एजेंडा को कहा गया एजेंडा 21, जहाँ पर कहा गया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे, हम गरीबी को ख़त्म करेंगे, जो बीमारी होती है उसे हम दूर करेंगे और एक साथ मिलकर आपस में कोऑपरेट कर किसी भी डिसीजन को लेने का काम करेंगे। यहाँ पर कहा जाता है वन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। कहा गया कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो उद्देश्य था ना इसको साइन करने का, वो क्या था कि जो भी लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है ना, वो अपने तरीके से लोकल एजेंडा सेट कर सकते हैं 21st सेंचुरी का। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखो, मैं समझा दूँ आपको, एक तरफ है कंट्री कौन, इंडिया, देख रहे हो, और एक तरफ कौन कंट्री है, यूएसए। अगर देखोगे तो यूएसए काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, इसको काफ़ी समय मिला डेवलप होने का, बट भारत जो है, इंडिया जो है, इसने तो अभी 1947 में आज़ादी देखी। अब भाई जिस समय हम आज़ाद हो रहे हैं उस समय तक तो क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसने किया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बड़े सारे कंट्री ने किया। तो भाई हमें तो मौका मिलना चाहिए ना विकास करने का। तो इसी के लिए कह रहा है कि जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है, छोटे स्तर के देश है, वो क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से एजेंडा अपना सकते हैं और वो चाहें तो थोड़ा ना थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दरकिनार कर अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर समझा रहा है गाइस। अब आता है गाइस नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिसोर्स प्लानिंग, और यहाँ से 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं इसको यहीं तक रहने देता हूँ पार्ट 1 को, और पार्ट 2 जल्द मैं लेकर आऊँगा आपको कल,
और टोटल मतलब क्लास 10 का एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा, क्लास 9 का एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा, क्लास 6 का एनसीईआरटी, मतलब जितने भी एनसीईआरटी हैं सभी आपको कवर होकर मिलेंगे। इसका बाज़ाब्ता प्लेलिस्ट होगा, आप जाइए इसको देखिए। और प्लीज़ गाइज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और प्लीज़ गाइज आपसे सपोर्ट चाहता हूँ कि आप मेरे सपोर्ट करें ताकि मेरा यूट्यूब चैनल आगे बढ़े। और इस यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, जितने एनसीईआरटी हैं, साइंस, एसएसटी, सब। इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। और मैथ का भी क्लास आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।